पिछले क्लास में अब तक आपको बताया जा चुका है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, यह प्लान से किस प्रकार भिन्न है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, फिर किसी भी संस्था का स्ट्रेटजी चूँकि प्लान से भिन्न है, इसलिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हमें अनेक चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके साथ ही स्ट्रेटजी तय करने के लिए विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पर्पस, ये टर्म्स क्या हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया। इसी के साथ कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, किस प्रकार से स्ट्रेटजी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, इसको देखा गया। बिजनेस इन्वायरमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको कि हम मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट के रूप में भी समझने की कोशिश किए, इस पर प्रकाश डाला। आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के कितने लेवल या स्तर हो सकते हैं। दरअसल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या मेनली हम कहें कॉरपोरेट हाउस को हम 4 लेवल पे बांटते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल जहां संस्था के लिए पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म गोल और स्ट्रेटजी का निर्माण होता है। मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल और डिविजनल मैनेजमेंट लेवल को हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट या डिवीज़न अपने पॉलिसीज़, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुपरवाइजर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सुपरवाइजर्स के अंडर में जो वर्कर्स होते हैं वो प्लान को या प्रोजेक्ट्स को या अल्टीमेटली हम कहें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और चौथे लेवल पे अन्य स्टाफ मेंबर्स, जिनसे हम एडवाइस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, जो समय समय पर क्वालिटी कंट्रोल इत्यादि गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। ये 4 लेवल मुख्य तौर पर किसी भी कॉरपोरेट हाउस के निर्णय लेने के स्तर के रूप में देखे जाते हैं। सुपरवाइजरी लेवल, थर्ड लेवल इज सुपरवाइजरी लेवल। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की आवश्यकता इन चारों स्तर पे पड़ती है। स्ट्रेटजी के बारे में हम देख चुके हैं कि स्ट्रेटजी को सबसे पहले हमें फार्मूलेशन लेवल पे फार्मूलेट करना होता है, अर्थात स्ट्रेटजी का निर्माण। जब हम अपनी स्ट्रेटजी स्थिर कर लेते हैं या निर्धारित कर लेते हैं तो उसके आगे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है। चूँकि इम्प्लीमेंटेशन फार्मूलेशन से बिल्कुल भिन्न है, इस कारण से इसको हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अर्थात दूसरा चरण जो इम्प्लीमेंटेशन का है वह पहले चरण फार्मूलेशन की तुलना में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और एक भिन्न प्रकार की गतिविधियों को निहित करने वाला होता है। और तीसरा मूल्यांकन और नियंत्रण स्तर। स्ट्रेटजी को
निर्धारित करने अर्थात उसको फार्मुलेट करने के बाद उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होता है, और क्रियान्वयन के पश्चात यह देखना कि क्या स्ट्रेटजी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वही उद्देश्य हम हासिल कर पाने में सफल हो रहे हैं अथवा नहीं। इसके लिए समय समय पर जो भी क्रियान्वयन चल रहा है उसका मूल्यांकन अर्थात यह देखना कि हम जो सोचे थे, जो योजना बनाए थे, वही परिणाम हमें मिल रहा है या मिलने जा रहा है या नहीं। इसके लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके अपने रणनीति का समय समय पर पुनरीक्षण करना, उसका अवलोकन करके यह सुनिश्चित करना कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, जिसके लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग, चार्ट्स का प्रयोग, टेबल्स का प्रयोग हम करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। नियंत्रण, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, नियंत्रण से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यदि हम सही मार्ग पर या अपनी योजना अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें क्या सुधारात्मक उपाय उठाना चाहिए या क्या सुधारात्मक कदम उठाना जरूरी है, और उस सुधारात्मक कदम को उठाया जाना यही नियंत्रण है। तो स्ट्रेटजी या रणनीति, चाहे वो छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, मध्यम आकार की संस्था हो, कॉरपोरेट लेवल पे हो, डिविजनल लेवल पे हो, फंक्शनल लेवल पे हो, ऑपरेशनल लेवल पे हो, प्रत्येक स्तर पे हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि उससे संबंधित स्ट्रेटजी के फार्मूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और कंट्रोल की दिशा में समय समय पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि समय से उठाया हुआ कदम या समय से लिया गया निर्णय किसी भी प्रबंधन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक गतिविधि है। तो प्रत्येक संस्था यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और कंट्रोल चाहे जिस किसी भी स्तर पे हो, जिस किसी भी स्तर अर्थात कॉरपोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, इन सभी स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णय समयानुकूल हों, उपयुक्त हों, जिससे कि संस्था का जो मिशन है, जो विज़न है, जो गोल्स हैं और विभिन्न विभागीय स्तर पर जो छोटे छोटे गोल के रूप में जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उन्हें हम समय से और समुचित ढंग से अचीव कर सकें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह कॉरपोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रेटजी क्या है। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी से तात्पर्य पूरी संस्था या कंपनी के स्तर पर समूचे कंपनी के लिए बनाई जाने वाली रणनीति है। एक कंपनी विभिन्न उत्पादों का निर्माण और विक्रय में कर सकता है, विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, विभिन्न तरह की सेवाएं दे सकता है, और इन विभिन्न उत्पादों, विभिन्न सेवाओं, विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग विभाग, अलग अलग स्टाफ की व्यवस्था करनी होती है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो एक संस्था का पूरा संपूर्ण कलेवर, जिसमें उसके विभिन्न विभाग निहित हो सकते हैं, विभिन्न प्लांट लोकेटेड हो सकते हैं, विभिन्न यूनिट्स लोकेटेड हो सकते हैं, जहां विभिन्न तरह के उत्पाद और सेवाओं को उत्पन्न करने की प्रक्रिया की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स संबंधी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनका जो बाहरी कलेवर है उसको हम कॉरपोरेट लेवल कहते हैं, यानी संपूर्ण संस्था के सभी अंगों को शामिल करते हुए जिस स्वरूप की कल्पना
हम करते हैं उसे हम कॉरपोरेट लेवल या कॉरपोरेट स्तर कह सकते हैं। कॉरपोरेट लेवल के नीचे यानी उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि उत्पादों सेवाओं के अनुसार उसका हमें विभिन्न भागों में वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोनी कंपनी है, सोनी कंपनी के अनेकों उत्पाद हैं। सोनी कंपनी टेलीविज़न भी बनाती है, कैमरा भी बनाती है, मोबाइल फ़ोन भी बनाती है और इसके अलावा अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इस कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इस कंपनी की शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। इस कंपनी के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस कंपनी के सर्विस सेंटर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब पूरे सोनी कंपनी को हम कॉरपोरेट लेवल पे पहचानते हैं। इस सोनी कंपनी को, जिसे हम कॉरपोरेट लेवल पे समग्र रूप में देखते हैं, इसमें इसके विभिन्न उत्पाद टीवी को बनाने से लेकर के इसको बेचने तक और बेचने के पश्चात विक्रय पश्चात सेवाएं देने संबंधी सभी गतिविधियों का प्रबंधन, सभी गतिविधियों के बारे में योजनाएं बनाना, यहाँ तक कि रणनीति बनाना भी अलग से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रत्येक उत्पाद की प्रकृति, उससे जुड़े हुए चुनौतियाँ, उनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय, चूँकि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके सफल संचालन के लिए इनकी भिन्न विभाग या भिन्न डिवीज़न बनाने की आवश्यकता होती है। चूँकि सभी उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इनके लिए अलग अलग रणनीतियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक बड़े कॉरपोरेट हाउस सोनी, गूगल, आईफोन जिसको एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा की भी अनेक प्रोडक्ट हैं हमारे देश में, या रिलायंस के भी अनेक प्रोडक्ट हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं, अनेक तरह की सेवाएं इनके द्वारा दी जाती हैं। तो रिलायंस या गोदरेज या लार्सन एंड टुब्रो या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या अमेजन या फ्लिपकार्ट या अलीबाबा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां अपने समग्र संस्थान के लिए जो रणनीति समग्र में तय करती हैं, उनको हम कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बोलेंगे। अर्थात वो रणनीतियां जो कॉमन हैं सभी प्रोडक्ट के लिए, वो रणनीतियां जो कॉमन हैं सभी प्रोडक्ट के निर्माण के संबंध में, विक्रय के संबंध में, वित्तीकरण के संबंध में, आफ्टर सेल सर्विस के संबंध में, पूरे संस्था के कर्मचारियों का प्रबंधन, पूरे संस्था के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुनिश्चित करना, इन सब से संबंधित जितनी भी रणनीतियां हैं उनको हम कॉरपोरेट स्ट्रेटजी बोलेंगे। प्रत्येक बड़ी संस्था जो अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, जो अनेक सेवाओं का वितरण कर रही है और जो अनेक प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, जहां प्रत्येक प्रकार की गतिविधि को वर्गीकृत करके उसको प्रबंधित करना होगा, उसका प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि प्रत्येक उत्पाद या जिसको हम डिवीज़न कह रहे हैं, किसी एक डिवीज़न में एक से ज़्यादा उत्पाद भी हो सकते हैं, जिनका वर्गीकरण इस आधार पर सुनिश्चित होता है कि उनसे जुड़ी हुई चुनौतियां या लक्ष्य या उनका प्रबंधन कितना कॉमन है, कितना आपस में मिलता जुलता है, और उनके आधार पर जब हम वर्गीकरण करके डिवीज़न का निर्माण करते हैं तो डिवीज़न के स्तर पर जो भी रणनीतियां बनाई जाती हैं उनको हम सब डिविजनल यूनिट के स्तर पर बनाई जाने वाली रणनीतियां कहते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें
तो सब डिविजनल यूनिट स्ट्रेटजीज। फिर तीसरे स्तर पर हम आते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजीज। फंक्शनल स्ट्रेटजीज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रबंध में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जिनको कि हम मैनेजरियल फंक्शंस कहते हैं, उदाहरण स्वरूप फाइनेंशियल फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियों को हम फंक्शनल मैनेजमेंट, और सभी फंक्शनल मैनेजमेंट या यूँ कहें विभिन्न प्रकार के फंक्शंस के लिए हमें फंक्शनल स्ट्रेटजीज तैयार करना होता है। फंक्शनल स्ट्रेटजीज जिस प्रकार से अन्य स्ट्रेटजीज तैयार होते हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, उनका मूल्यांकन और नियंत्रण होता है, वैसे ही चाहे कॉरपोरेट लेवल हो, चाहे SBU लेवल हो, चाहे फंक्शनल लेवल हो, सभी स्तर पे हमें अपनी रणनीतियाँ फार्मुलेट करनी होती हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करना होता है और समय समय पर उनका मूल्यांकन करते हुए उनको नियंत्रित अर्थात उनका नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इन सभी गतिविधियों के लिए फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल किस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत, उनकी प्रक्रियाएं, उनके प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न मॉडल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसको हम आगे जब विस्तार पूर्वक देखेंगे तो फंक्शनल स्ट्रेटजीज या SBU स्ट्रेटजीज को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और अगर हम स्पष्ट करें, जैसे फाइनेंशियल फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, वित्त की प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे, जो भी वित्त प्राप्त होंगे उनका विनियोजन किन वरीयताओं को ध्यान में रख करके सुनिश्चित किया जाएगा, विनियोजन से उत्पन्न होने वाले आय को किस प्रकार से अपने शेयर होल्डर्स में वितरित किया जाएगा, इनको आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विस्तार पूर्वक पढ़ रखा है और आप इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। वित्तीय कार्यों में मुख्य रूप से यही 3 प्रकार की चुनौतियां, जिन्हें हम 3 तरह के निर्णय या 3 तरह के कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस और डिविडेंड डिसीजन फंक्शंस के रूप में जानते हैं। इन तीनों कार्यों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न मॉडल्स, इनका विस्तार पूर्वक पहले ही आप अध्ययन कर चुके हैं। अब स्ट्रेटजी को लेकर के जब फंक्शनल लेवल पे, जैसे फाइनेंस मैंने उदाहरण दिया, किसी एक इकाई मान लीजिए मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का कितना हिस्सेदारी हमारा बाजार में है, उस हिस्सेदारी में कितनी बढ़ोतरी अगले वर्षों में होने वाली है, कितना उत्पादन करना होगा, उसके लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, उस पूंजी के स्रोत क्या होंगे, एग्जिस्टिंग स्रोत से कितना हमारा काम चल जाएगा, अतिरिक्त स्रोत से कितनी व्यवस्था करनी होगी, जो अतिरिक्त स्रोत से व्यवस्था करनी है उसके स्रोत क्या होंगे, शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन्स या अन्य। इसके बाद जो भी उस यूनिट्स से संबंधित हमारे विशेष शेयर होल्डर्स होंगे, जो विनियोजन में लगाए गए पूंजी है, उसकी लागत, उसका प्रबंधन, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी निर्णय फंक्शनल डिसीजंस के तहत आते हैं और इनके संबंध में पहले से ही यदि हम रणनीति बना करके उनका क्रियान्वयन, उनका मूल्यांकन और नियंत्रण करते हुए चले, तो हमें पूरे कॉरपोरेट लेवल की जो स्ट्रेटजी है उसमें किसी डिवीज़न का कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक या बेहतर से बेहतर हो सके, इसके लिए रणनीति को निर्माण करके उसका क्रियान्वयन करते हुए समय समय पर उसका मूल्यांकन और नियंत्रण करते हुए यदि हम चलते हैं तो इन फंक्शनल स्ट्रेटजीज के माध्यम से SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स लेवल के स्ट्रेटजीज को हम फैसिलिटेट करते हैं
और अंततः कॉरपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी को हम स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि ओवरऑल विजन एंड मिशन हमारा वास्तव में अचीव हो सके। ऑपरेशनल लेवल यानी कार्य के स्तर पर मोबाइल यूनिट है तो मोबाइल यूनिट में जो उत्पादन कार्य हो रहा है, जो मार्केटिंग कार्य हो रहा है, जो आफ्टर सेल सर्विस हो रहा है, ऑपरेशंस के लेवल पे जब हम स्ट्रेटजीज सुनिश्चित करते हैं तो उसको हम ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो संस्था एक है, चाहे वो एप्पल कंपनी हो, गूगल कंपनी हो, टाटा कंपनी हो, रिलायंस कंपनी हो, कंपनी एक है, लेकिन उसके प्रोडक्ट बीसियों, तीसियों, सैकड़ों तक होते हैं। सभी प्रोडक्ट को हम एक ही तरह की योजनाओं से नहीं चला सकते। प्रत्येक प्रोडक्ट या सर्विसेज में निहित चुनौतियां भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रोडक्ट से संबंधित जो मांग है, कस्टमर्स की रुचि है, बाजार की जो दशाएं हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो कंपटीशन है, और यहाँ तक कि हमारे कंपटीटर्स की जो रणनीतियाँ हैं, चूँकि उन सभी में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए कॉरपोरेट स्ट्रेटजी तो हम बनाते ही बनाते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए जिसे हम डिवीज़न में विभक्त कर रखे हैं, सब डिविजनल यूनिट स्ट्रेटजी का भी निर्माण करते हैं, और प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक डिवीज़न में, चूँकि वित्तीय, विपणन, मानवीय प्रबंधन, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सभी गतिविधियां अलग प्रकृति की होती हैं। इसके लिए सभी के स्तर पर हमें अलग अलग रणनीतियों का निर्माण करना होता है, उनका क्रियान्वयन करना होता है, समय समय पर उनका मूल्यांकन करना होता है, जिससे कि नियंत्रण के माध्यम से वास्तव में चाहे योजना बनाते समय जो भी स्थितियां रही हों, स्ट्रेटजी फार्मुलेट करते समय जिन परिस्थितियों में हमने एक निर्णय ले लिया, उनको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लगातार उन पर नज़र रखना है, जिसके लिए हम नियंत्रण करते हैं, और अंततः उद्देश्य यह होता है कि स्ट्रेटजी फार्मुलेशन से लेकर के स्ट्रेटजी को अचीव करने के स्तर तक जो बड़ा विनियोजन होता है, बड़ी संख्या में जो लोगों को हम लगा रखे हैं, उन सब का मनोवांछित परिणाम हमें प्राप्त हो। इसके लिए एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़े में जब हम बांट लेते हैं और हर टुकड़े पर अलग अलग हम जब निगाह रखते हुए उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो उसको अचीव करना सरल हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ स्ट्रेटजी में भी अपनाते हुए स्ट्रेटजी फार्मुलेट हम पूरे कॉरपोरेट स्तर पर तो करते ही हैं, लेकिन कॉरपोरेट स्तर को और भी बेहतर समझकर उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के उद्देश्य से उसको डिवीज़न लेवल पे, उसको फंक्शनल लेवल पे, उसको ऑपरेशनल लेवल पर हम विभक्त करते हैं, और इन सब के लिए अलग अलग हम स्ट्रेटजी फार्मुलेट भी करते हैं। जो भी फार्मुलेट स्ट्रेटजी करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के मार्ग में आने वाली दुश्वारियों को हम समय से मूल्यांकन के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उन पर नियंत्रण किया जा सके, अर्थात उन्हें उस दिशा में मोड़ा जा सके जहां हमारी रणनीति सफल होने वाली हो, और हम इस रणनीति की सफलता से हमारे विज़न, मिशन और गोल्स का अचीवमेंट सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये था लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसमें यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।